कौन हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट, किसे मिलेगा टिकट, कौन मारेगा सिक्सर और किसकी गिरेगी विकेट। आई नो कि ये ऊटपटांग सी शायरी आपको पसंद नहीं आई होगी, लेकिन वो कौन सा चेहरा होगा जिसको बीजेपी केदारनाथ में पसंद करने वाली। पहले ही बता दूं कि हम इस वीडियो में किसी को पसंद नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीजेपी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में किसको पसंद करती है और कौन कौन से वो दावेदार हैं जो कि दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उनका इतिहास और भूगोल वाला प्रोफाइल क्या क्या कहता है वो भी बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और आपकी पसंद क्या हो सकती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा अभी हुई तो नहीं है, लेकिन चुनावी चखल पखल केदार घाटी में शुरू हो चुकी है। कई टिकट के दावेदार धुआंधार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अगवाना वीर मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी ने पहले से ही अपने 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ विधानसभा में लगा दी है। लगे हाथों अब कांग्रेस ने भी अपने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चयन के लिए दूसरे दौर का सर्वे केदारनाथ विधानसभा में चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद जीत का पोटेंशियल रखने वाले प्रत्याशी का नाम आगे भेजा जाएगा हाईकमान को, उसके बाद फैसला किया जाएगा। इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हराने वाले खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी और झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति को कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया है। ये दोनों वहां पर जाएंगे और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। प्रत्याशी का सिलेक्शन करना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो ऑफिशियली तब शुरू होगी जब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन भाजपा 2 महीने पहले से यहाँ पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। भाजपा से एक गोपनीय सर्वे यानी कि एक इंटरनल सर्वे भी केदारनाथ विधानसभा में करवाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी हाईकमान की तरफ से एक स्पेशल टीम को केदारनाथ विधानसभा में भेजा गया है। अब आंतरिक सर्वे करके पार्टी एक मजबूत चेहरा ढूंढना चाहती है। भाजपा से दावेदारी करने वाले कुछ नेता ऐसे हैं जो कि खुल करके अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के क्षेत्र में भी ये लोग खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि संभवतः मुख्य दावेदार भी माने जा सकते हैं भाजपा से टिकट के लिए। अब वो कौन कौन से हैं वो समझिए। इनमें दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, जिनका आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो वहां पर उन्होंने अपना नाम शैल पुत्री ऐश्वर्या रावत रखा हुआ है, यानी कि इलेक्शन की फुल तैयारी है। ताजा ऐश्वर्या रावत ने अगस्त मुनि में कार्यक्रम करवाया था और वहां पर भगत सिंह कोश्यारी को बुलाया था। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में ये कहा था कि भगत दा भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में उत्तराखंड की एक्टिव न दिखाई देते हों, लेकिन भगत दा की बात और उनका साथ बेड़ा पार लगा सकता है, जो कि हम पहले भी उत्तराखंड में देख चुके हैं। ऐश्वर्या रावत के पास राजनीति का अनुभव तो नहीं है, लेकिन वो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी जरूर है। और उपचुनाव में दिवंगत विधायक के परिवार से ही अगर किसी एक को टिकट देने वाली बात आती है, ये फैक्टर सामने आता है, तो इनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि सिंपैथी फैक्टर को अगर देखा जाता है तो कई बार उपचुनाव में टिकट परिवार के आधार पर ही दिया जाता है। इसके कई एग्जाम्पल हम पहले भी उत्तराखंड में और बाकी जगहों पर भी उपचुनाव के दौरान देख चुके हैं। लेकिन बस यहाँ पर दिक्कत इसी बात की है कि नेपोटिज्म का इल्जाम उस पार्टी पर और ज्यादा लग जाएगा जो कि कांग्रेस के परिवारवाद पर मुंह कपाल करती है। इसके अलावा केदारनाथ विधानसभा में पूर्व में 2 बार विधायक रह चुकी आशा नौटियाल भी खुलकर अपनी दावेदारी जता रही है। वो शुरुआत से ही भाजपा मूल की रही हैं, जबकि शैला रानी रावत पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं 2002 में। 2002 के विधानसभा चुनाव में आशा नौटियाल ने शैला रानी रावत को हराया था। 2007 के चुनाव में आशा नौटियाल ने कुंवर सिंह नेगी को हराया था। लेकिन 2012 में आशा नौटियाल शैला रानी रावत से करीब 2300 वोटों से हार गई थी। और फिर 2016 में एक बहुत बड़ा दल बदल उत्तराखंड में होता है। उस समय शैला रानी रावत कांग्रेस से बीजेपी में आ जाती है, जिसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दल बदल कराई शैला रानी रावत को टिकट दे दिया था और आशा नौटियाल का टिकट उस समय काट दिया था। 2017 का केदारनाथ का विधानसभा चुनाव बड़ा ही गजब का था। आशा नौटियाल तब निर्दलीय ही चुनाव लड़ गई थी और बीजेपी की प्रत्याशी शैला रानी रावत सीधे चौथे नंबर पर खिसक गई थी। ये वही चुनाव था जब कांग्रेस के मनोज रावत यहां से चुनाव जीत करके विधायक बन गए थे। 2022 का चुनाव आशा नौटियाल लड़ी नहीं थी, यानी कि बीजेपी मूल का होना, 2017 में टिकट का कटना और 2022 में इंतजार करना। क्या आशा नौटियाल को उस इंतजार का फल इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। वैसे आशा नौटियाल इस समय महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है भाजपा में। बीजेपी के दावेदारों में तीसरा नाम है कुलदीप रावत का। कुलदीप रावत 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वो 2017 में मात्र 869 वोटों से चुनाव हार गए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। उसी दौरान वो चर्चाओं में भी आए थे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने केदारनाथ विधानसभा में कैसे बीजेपी और कांग्रेस का चैन और सुकून छीन लिया, जबकि 2022 में भी वो दूसरे नंबर पर ही रहे थे। हालांकि उस समय का अंतर 8500 वोटों का रहा और शैला रानी रावत 2022 के चुनाव में बंपर वोटों से चुनाव जीत गई थी। लेकिन इसका सीधा डेंट कांग्रेस को पड़ा था और मनोज रावत चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। हालांकि मनोज रावत और कुलदीप रावत के बीच वोटों का अंतर 1000 वोट का था। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अब कुलदीप रावत भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक भाजपा नेता की तरह ही वो जनसंपर्क कर रहे हैं और टिकट की मजबूती से दावेदारी भी जता रहे हैं। 2 बार बिना किसी दल के चुनावी मैदान में काफी ज्यादा नजदीक आने वाले कुलदीप सिंह रावत की किस्मत
क्या इस बार उन्हें कोई बैनर दिला पाएगी या नहीं, कमेंट में बताइए। दावेदारों में एक नाम रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी जोड़ लीजिए। वो भी केदार घाटी के इलाकों में इन दिनों घूम रहे हैं। अजय कोठियाल की प्रोफाइल केदारनाथ के लिए क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 2013 की आपदा के बाद अजय कोठियाल ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण कामों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कहा जाता कि वहां पर लोग उन्हें अच्छे से जानते भी हैं, उन्होंने वहां पर काम भी किया है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल की चुनावी भूमि केदारनाथ नहीं थी, बल्कि गंगोत्री थी। राजनीति बड़ी ही दिलचस्प होती है। कर्नल अजय कोठियाल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के फेस थे। उनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में ताल ठोक रही थी। उस समय जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला था, आज वो उसी पार्टी में है और उसी पार्टी से केदारनाथ में विधायकी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहीं पर यह कहा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भी तैयार है और उनका जनसंपर्क भी धीरे धीरे चल ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अजय कोठियाल गंगोत्री से चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर आए थे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी को करीब 29,600 के पार वोट पड़े थे। वहीं पर कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री में मात्र 6,000 के आसपास वोट पड़े थे। फौजी बैकग्राउंड कर्नल अजय कोठियाल के समीकरण बना सकता है, लेकिन राजनीति फील्ड ही अलग है, यहाँ बाकी के समीकरण भी देखने पड़ते हैं। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी लिया जा रहा है और बाकी के भी कई दावेदारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि लोकल हैं, लेकिन मेन वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बीजेपी के पास दावेदार ही भारी भरकम नहीं है, बल्कि भारी भरकम नामों को जिम्मेदारी भी दे रखी है। 5 मंत्री केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडलों पर मोर्चा संभाले हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी है, सतपाल महाराज को उखीमठ मंडल की जिम्मेदारी है, रेखा आर्य को अगस्त मुनि, सुबोध उनियाल को अगस्त मुनि ग्रामीण और गणेश जोशी को सतेराखाल मंडल की जिम्मेदारी पहले से ही दे दी गई है। इन मंत्रियों को वहां पर काम भी करना है और माहौल भी बनाना है। ये सब इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव हार करके बीजेपी पहले इतिहास बना चुकी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और हार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्शन भी सबसे मेन बन जाता है। और तीरथ सिंह रावत तो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा ना हो कि किसी को भी उठा करके आप प्रत्याशी बना दो, सभी से राय मशवरा करके प्रत्याशी को घोषित करना होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज दावा कर रहे हैं कि 5-5 मंत्री लगाने के बाद भी कांग्रेस चुनाव जीत लेगी। उन्होंने भी ये कहा कि मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री भी 2 महीने के अंदर केदारनाथ के लिए 38 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिलने वाला है। हरीश रावत कह रहे हैं कि केदार बाबा का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस के साथ है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिताओ उम्मीदवार का चयन कांग्रेस करेगी और साथ में मिलजुल कर प्रचार प्रसार करेगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस में साथ मिलकर के प्रचार करने वाली बात में थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है। बाकी कांग्रेस से कौन संभावित प्रत्याशी होगा, इस पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में ये थे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और उनके प्रोफाइल क्या कहते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, किसके सितारे आपको बुलंद नजर आ रहे हैं जिसे भाजपा टिकट देकर के टिकट के साथ चुनावी मैदान में उतार सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बाकी जब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होगी तो ग्राउंड पर भी जाकर के वहां के लोगों से पूछताछ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।